सामान्य दिन की विशेष यात्रा जीएस जर्नी के विशेष एपिसोड डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का है। हम आपके बीच उपस्थित हैं डेली टॉप 10 के साथ, और डेली टॉप 10 में 10 सवाल आपके लिए हम लाते हैं। आज भी आपके बीच उपस्थित हैं 10 महत्वपूर्ण सवालों के साथ। पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पे है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने किसके साथ मिलकर नई दिल्ली में सेहत मिशन शुरू किया है? SEHAT सेहत मिशन शुरू किया है। अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, और सही आंसर है शिवराज सिंह चौहान। जगत प्रसाद नड्डा, JP नड्डा, जो नितिन नवीन से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं, 34वें स्वास्थ्य मंत्री हैं और 25वें रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। थोड़ा सा एक नज़र हम सेहत पर डालते हैं। सेहत का फुल फॉर्म होता है साइंस एक्सेलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। इस मिशन की शुरुआत 11 मई 2026 को भारत सरकार द्वारा की गई है, और इस मिशन में 2 परिषद मिला हुआ है। एक है ICAR और दूसरा है ICMR। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, वही ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिन एंड रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद दोनों की संयुक्त पहल है। खेती और स्वास्थ्य को जोड़कर कुपोषण मुक्त भारत बनाने का यह एक विशेष अभियान है, जिसमें पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने पर केंद्र फोकस किया गया है। अर्थात इस पर विचार किया गया है कि हम कैसे कुपोषण के शिकार बने ही नहीं, कुपोषित होने के बाद उसका उपचार हो। इससे ज़्यादा बेहतर है कि हम कुपोषण से बचे कैसे, इसका उपाय विशेष रूप से इसमें किया गया है। यह मिशन स्वस्थ खेत स्वस्थ भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए शुरू किया गया है। बहुत ध्यान में रखना है, स्लोगन पूछा जाएगा कि सेहत का थीम क्या है, सेहत का उद्देश्य, इस मिशन का लक्ष्य क्या रखा गया है। तो स्वस्थ खेत स्वस्थ भारत जिस स्लोगन के साथ काम कर रहा है। अमित शाह के संदर्भ में हम लोग जानते हैं कि वर्तमान में गृह मंत्री हैं, वहीं राजनाथ सिंह भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं, शिवराज सिंह चौहान वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्री हैं, और नितिन गडकरी तो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, केंद्रीय सड़क परिवहन और जल राजमार्ग मंत्री है। विकल्प में जिनके नाम थे उनकी चर्चा की गई है। अगला सवाल है, भारत का पहला लो एमिशन जोन, निम्न उत्सर्जन क्षेत्र। लो एमिशन जोन का हिंदी निम्न उत्सर्जन क्षेत्र होता है। अब सवाल उठता है किसके उत्सर्जन को निम्न करना है? तो कार्बन उत्सर्जन को निम्न करने के लिए यह जोन सुनिश्चित किया जाता है। कहाँ स्थापित किया गया है? मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, बेंगलुरु, और सही आंसर है इसका पुणे, यानी पुणे में इसकी स्थापना की गई है। कम उत्सर्जन क्षेत्र, लो एमिशन, एक ऐसा क्षेत्र होता है जो वायु की गुणवत्ता सुधारने के लिए अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाता है या उससे टैक्स लगता है, यानी लेता है। अरे एक ऐसा शहरी क्षेत्र, भौगोलिक शहरी क्षेत्र, जिसमें वायु की स्थिति ठीक रखने के लिए, यानी वायु प्रदूषण से बचाव के लिए जो वाहन अत्यधिक कार्बन उत्सर्जित करता है उसको उस क्षेत्र में प्रवेश पर या तो रोक लगाया जाता है या उससे शुल्क लिया जाता है। जैसे लो एमिशन जोन होते हैं, उसी तरीके से LEZ के अलावे एक होता है अल्ट्रा लो एमिशन जोन। इसमें और अधिक सख्त नियम, यानी कम लो LEZ से ज़्यादा कठोर नियम होते हैं ULEZ अल्ट्रा लो एमिशन जोन। इसके बाद एक होता है जीरो एमिशन जोन, ZEZ जीरो एमिशन जोन में केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुमति होती है। ध्यान में रखना है, जिसमें जो शहरी क्षेत्र ZEZ के अंतर्गत आता है वहाँ पर पेट्रोल या डीजल इन पे चलने वाले वाहन का प्रवेश निषेध होता है। केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की अनुमति इसमें होती है। पुणे भारत का पहला निम्न उत्सर्जन क्षेत्र बना है, और 5 जून 2026 से शिवाजी नगर और आसपास के इलाकों में इसे शुरू किया जाएगा। गौरतलब हो 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, और उस दिन से ही भारत के पुणे में निम्न उत्सर्जन क्षेत्र की शुरुआत कर दी जाएगी।
पहले चरण में BS3 और उससे पुराने वाहनों जो 2011 से पहले के हैं उनके प्रवेश पर ध्यान दिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है कि देश का पहला LEZ क्षेत्र कौन बन गया है, पुणे बन गया है। पीटर मैकग्यार किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? पोलैंड, हंगरी, ऑस्ट्रेलिया, और सही आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया, रोमानिया। पीटर मैकग्यार अभी हाल में हंगरी के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। मैकग्यार एक हंगेरियन राजनीतिज्ञ और अभी इनका संबंध टिसजा पार्टी से है। तो ध्यान में रखना है, हंगरी के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं पीटर मैकग्यार, इनका संबंध अगर आपसे पूछा जाता कि किस राजनीतिक दल से है तो टीजा पार्टी से है। अप्रैल 2026 में संसदीय चुनाव जो हंगरी में हुआ, उस संसदीय चुनाव में टीजा पार्टी को बहुमत प्राप्त होता है और उस आधार से पीटर मैकग्यार को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ध्यान में रखना है, हंगरी के हैं टीजा, नवनियुक्त प्रधानमंत्री हैं टीजा मैकग्यार और पीटर मैकग्यार, और इनकी राजनीतिक दल है टीजा पार्टी। गांधीनगर में आयोजित एशियाई सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में किस भारतीय भारोत्तोलक ने रजत और कांस्य पदक जीता है? ज्ञानेश्वरी यादव, कोमल कोहर, अजीत नारायण, इनमें से सभी पर सही आंसर इसका है ज्ञानेश्वरी यादव ने भारोत्तोलक की रजत और कांस्य पदक को जीता है। गांधीनगर में हो रहा है 2026 में एशियाई सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है, जिसमें भारत की ओर से ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक अपने नाम किया है। स्नैच में भी उनको रजत मिला। ज्ञानेश्वरी यादव की उपलब्धि 53 किलोग्राम की रजत और स्नैच स्पर्धा में कांस्य की रही है। कोमल कोहर भी 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीत पाई है और अजीत नारायण पुरुषों के 31 किलोग्राम वर्ग में दोहरे कांस्य पदक को प्राप्त कर पाए हैं। 5वां सवाल है, चर्चा में रहा है गावी किस देश का पहला रोबोट भिक्षु है? भिक्षु सब समझ गए होंगे। भिक्षु बौद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म का अनुयायी होता है, जो बौद्ध धर्म में शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रवेश करता है, अर्थात जो बौद्ध, या दूसरे शब्दों में कहें जो बौद्ध धर्म से दीक्षित हो जाता है, भिक्षु कहलाता है। आपको बताना है गावी एक रोबोट भिक्षु है जो आध्यात्मिकता के तरीके को सीख रहा है और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। आपको बताना है कि किस देश का है। जापान, चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड। लगभग सभी देश ऐसे हैं जहां बौद्ध धर्म चल रहा है और यहाँ दक्षिण कोरिया ने अपना जो है सो एक रोबोट भिक्षु, और वो किस नाम से? गावी एक रोबोट भिक्षु को विकसित किया है। यह एक पहला AI आधारित मानवाकार रोबोट भिक्षु है। इसे बौद्ध धर्म और तकनीक के अनूठे संगम के रूप में देखा जा रहा है कि अगर ऐसा होता है कि अगर मशीन यानी रोबोट अगर आध्यात्मिकता को समझ ले, जान ले, तो एक कितना बेहतर स्थिति होगी। गावी को 6 मई 2026 को सियोल के जोगेसा मंदिर में एक दीक्षा समारोह के माध्यम से पेश किया गया था। अब सोचिए वहाँ पर वो दीक्षा प्राप्त कर रहा था। 24 मई 2026 को बुद्ध जयंती समारोह के दौरान एक मानद भिक्षु की भूमिका वह निभाएगा। 24 मई 2026 को। गावी शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, गावी सिद्धार्थ और करुणा, कंपेशेशन के लिए कोरियाई शब्दों के संदर्भ में लिया जाता है। सिद्धार्थ और करुणा के शब्द में के लिए यह एक कोरियाई शब्द है गावी, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं गावी एक कोरियाई शब्द है जिसका अर्थ होता है करुणा या सिद्धार्थ। जोग्य संप्रदाय के अनुसार यह पहल मानव और रोबोट के बीच सह अस्तित्व के लिए एक प्रारंभिक परीक्षण है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? जैसा कि हम लोग जानते होंगे, अरावली पर्वत श्रृंखला की एक पर्वत माउंट आबू काफ़ी चर्चित रहा है और इसका नाम अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने बदलने का निर्णय लिया है। आपको बताना है कि माउंट आबू का नाम बदलकर निम्न में से क्या रखा जाएगा? आबू पर्वत, आबूराज, अर्धकाशी, गुरु शिखर। और सही आंसर इसका है आबूराज। आपको देखेंगे तो आबूराज तीर्थ भी इसको कहा, आबूराज तीर्थ।
राजस्थान का एकमात्र और सबसे लोकप्रिय हिल स्टेशन अब है यह अरावली की हरी भरी पहाड़ियों के बीच समुद्र तल से लगभग 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ना। अपने शांत वातावरण, सुहावने मौसम और खूबसूरत झीलों के लिए माउंट आबू जाना जाता है, जहां लोग पर्यटन के उद्देश्य से जाते हैं। काफ़ी सुंदर जगह है। माउंट आबू जाने का सबसे उत्तम समय जुलाई से मार्च के बीच का है। राजस्थान में के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम अब बदला गया और अब इसका नाम क्या रखा गया, आबूराज या आबूराज तीर्थ करने की घोषणा की गई। फरवरी 2026 ईस्वी में इसकी घोषणा की गई है। चलिए, ये ऐसा मानना है कि यह भूमि कभी तपोभूमि थी और तपोभूमि थी, इसलिए इनका नाम इसको बदल करके आबूराज रख दिया गया है। यहाँ प्रसिद्ध एक अर्बुदा देवी मंदिर है, ध्यान में रखना। अर्बुदा देवी मंदिर, शक्तिपीठ, देलवारा जैन मंदिर, अचलेश्वर महादेव और दत्तात्रेय मंदिर स्थित है। यानी इसके जो माउंट आबू के इर्द गिर्द आपको जो प्रसिद्ध मंदिर मिल जाएंगे उनमें से ये हैं। अगला सवाल है, 165 लैब हंता वायरस निगरानी नेटवर्क किस देश ने हाल ही में सक्रिय किया है? चीन, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील। यानी फिर से देख ले, 165 लैब हंता वायरस निगरानी नेटवर्क। अभी जैसा कि आप जान रहे होंगे कि हंता वायरस के कारण काफ़ी दुनिया के सभी जो देश हैं वो काफ़ी चिंतित हैं और अपने सावधानी के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। इसी कड़ी में 165 लैब हंता वायरस निगरानी नेटवर्क भी सक्रिय किया गया है। आपको बताना है किस देश ने इसे सक्रिय किया है। चीन, अमेरिका, भारत, ब्राज़ील और सही आंसर है इसका भारत। भारत सरकार ने सतर्कता बरतते हुए देश भर में 165 प्रयोगशालाओं में का एक नेटवर्क सक्रिय कर दिया है। सक्रिय नेटवर्क इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपनी 165 वायरस रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लैब को अलर्ट कर रखा है। विदेश से आने वाले किसी यात्री में अगर इसके लक्षण मिलते हैं तो इन प्रयोगशालाओं में RT-PCR तकनीक के माध्यम से तुरंत जांच की जाएगी। ध्यान में होगा, RT-PCR तकनीक उस समय भी चर्चित हुई थी जब कोरोना वायरस का समय था। अब ये ऐसा सवाल उठता है कि भारत सरकार ने ये निर्णय क्यों लिया? तो क्रूज पर हुए आउटब्रेक में 2 भारतीय नागरिक भी शामिल थे, अर्थात जो जिनमें हंता वायरस मिला उनमें 2 भारतीय नागरिक भी थे। रियल टाइम PCR एक उन्नत आणविक तकनीक है जो DNA RNA के प्रवर्धन को प्रक्रिया के दौरान ही मापती है। यह सामान्य PCR से अधिक तीव्र, सटीक और संवेदनशील है। जैसा हमने जिक्र किया, कोविड-19 के दौरान इसका व्यापक उपयोग किया गया था। अगला सवाल है, एल वर्जीनिया हाल ही में किस देश के दूसरी महिला राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? पहले तो ध्यान में रखना है कि ये राष्ट्रपति के रूप में दूसरी महिला हैं एल वर्जीनिया। आपको बताना है कि एल वर्जीनिया को हाल ही में किस देश का दूसरा महिला राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति हुई है। ऑप्शन आपके लिए है ब्राज़ील, कोस्टा रिका, अर्जेंटीना और चिली, और राइट आंसर इसका है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की राष्ट्रपति बनी है। एक देखिए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट इनको माना जाता है और इससे पहले यह पूर्व योजना एवं आर्थिक नीति मंत्री भी रह चुकी हैं। देश का पहला कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री, कार्बन को जो सोखेगा, प्रदूषण को दूर करने के लिए कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री कहाँ विकसित किया गया है? देश का पहला एल्गी ट्री मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, गांधीनगर, दिल्ली कहाँ? तो इसमें सही आंसर है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कार्बन सोखने वाला एल्गी ट्री अभी हाल ही में डेवलप किया गया है। एल्गी ट्री भोपाल मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। भोपाल के स्वामी विवेकानंद पार्क में इसे स्थापित किया गया है। यह अनोखी मशीन लगभग 25 पेड़ों के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड सोख सकती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। यानी यह कार्बन डाइऑक्साइड जो एक पेड़ जितना सोखे उसका लगभग जो है से 25 गुना, यानी एक पेड़ जितना कार्बन सोख सकती है उससे 25 गुना कार्बन सोखने का काम एल्गी ट्री के द्वारा किया जाएगा। इसे मशरूम वर्ल्ड ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है, जो एक माइक्रो एल्गी सूक्ष्म शैवाल आधारित फोटो बायोरिएक्टर सिस्टम है। सोलर ऊर्जा से चलता है और साल भर में करीब 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम कर सकता है। यानी आपको ध्यान में रखना है कि यह जो एल्गी ट्री है वह सोलर ऊर्जा से चलेगा।
आज का आखिरी सवाल है, अप्रैल महीने के लिए सकल जीएसटी संग्रह में, जीएसटी यानी जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसमें कौन संग्रह में देश में किस राज्य ने दूसरा स्थान हासिल किया है? ध्यान में रखना है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है सेकंड पोजीशन पर कौन सा रहा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पर रहा है उत्तर प्रदेश। गौरतलब हो कि महाराष्ट्र इस कड़ी में जीएसटी के कलेक्शंस में पहला स्थान पर रहा है। 15 मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने के लिए सकल जीएसटी संग्रह में उत्तर प्रदेश ने देश का दूसरा स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र को पहला स्थान प्राप्त हुआ है और महाराष्ट्र प्रायः शीर्ष पर ही रहता है जीएसटी के कलेक्शन में। राज्य ने 10,178 करोड़ के साथ यह मुकाम हासिल किया है। यानी उत्तर प्रदेश को जो दूसरा स्थान मिला है इसमें उसने 10,178 करोड़ का यह कलेक्शन उत्तर प्रदेश ने किया है और जीएसटी का कलेक्शंस में इस महीने में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ध्यान में रखना है अप्रैल महीने के लिए जीएसटी कलेक्शन की बात है। ये थे आज के 10 सवाल जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में।